हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की ईवीएस की क्लास में। और आज सुबह से हमारी एक भी क्लासेस नहीं हो पाई बिकॉज़ बारिश कुछ ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रॉब्लम हो रही है एंड वाईफाई कनेक्शन भी थोड़ा ठीक से नहीं चल पा रहा है। तो कोई नहीं, हम ईवीएस की क्लास करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार उन बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी जो हमसे जुड़ना चाहते हैं केवीएस पीआरटी कोर्स के थ्रू, वो हमसे जुड़ सकते हैं। जो बच्चे केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को और भी वो अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वो हमारे इस पीआरटी कोर्स में जुड़ सकते हैं। ये आपका वीडियो कोर्स है। इसमें कॉम्बो कोर्स आपको मिलेगा 10 डेज के। आपके पास टाइम रहेंगे, 10 डेज का आपको पूरा मौका रहेगा। 26 से लेकर के 5 अक्टूबर तक आप खुद को इनरोल कर पाएंगे 1299 में। ये कॉम्बो कोर्स है। कॉम्बो कोर्स कहने का मतलब आपको वीडियो कोर्स प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो आपके पास जल्दी ये टाइम आने वाला है जब आप खुद को इनरोल कर पाएंगे सबसे मिनिमम प्राइस में। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है वो आ चुका है। एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो 1000 MCQ की सीरीज चल रही है, आज उससे हटके क्वेश्चन है बिकॉज आज हम मिक्स करने वाले हैं, मिक्स MCQ करने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन करेंगे, मिक्स MCQ करेंगे एंड लास्ट में अपने स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ये सब तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप लोग उड़ा दोगे फट से। लिखा गया है, द साउथर्न बाउंड्री ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड की बात कही जा रही है। बी ऑप्शन है 7 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। सी ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड डी ऑप्शन है 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पे मुख्य भूमि की बात कही जा रही है, मेन लैंड की बात कही जा रही है। ये कंटिन्यू मैं 2-3 दिन से ये क्वेश्चन मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन नहीं कर रहे तो मैं अपने लेक्चर के थ्रू मैं आपको ये बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी मेन लैंड की बात कहा जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट आप अपने माइंड में सेट रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कि जो भारत का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। ठीक है, एंड अगर उसका हम लॉन्गिट्यूडनल देखें तो लॉन्गिट्यूडनल उसका विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? इन विच लैंग्वेज वॉज द वर्ड इंडिया फर्स्ट यूज्ड फॉर इंडिया? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है उर्दू, बी ऑप्शन ग्रीक, सी ऑप्शन फारसी या पर्सियन हम कह सकते हैं, डी ऑप्शन है अरेबिक या अरबी। तो इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था ग्रीक भाषा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब कुछ बच्चों के अलग अलग आंसर होंगे, नहीं मैम फारसी, नहीं मैम अरबी, मुझे पता है, लेकिन आप क्वेश्चन को कभी भी ध्यान से पढ़ा करो। यहाँ पे क्या कहा गया है कि भारत के लिए सर्वप्रथम सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है कि ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। फारस के एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था डेरियस। डेरियस ने ही हिंद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, हिंद शब्द का प्रयोग किया। यह संस्कृत का जो सिंधु शब्द है उसका फारसी रूपांतरण था। अभी जो हम सिंधु कहते हैं ना, सिंधु वाला, वो हिंदू वो कहा करते थे। स को ह वो बोला करते थे और स को ह बोलने से हिंदुस्तान वो बोलने लगे। सिंध को हिंद और हिंदुस्तान वो कहने लगे। और ग्रीक भाषा में हिंद को इंड कहा जाता था। ग्रीक भाषा को हिंद में हिंद को इंड कहा जाता था और बाद में इस तरीके से इंडिया नाम पड़ा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर मूव करेंगे। पूछा गया है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का हिस्सा है? जब आप देखेंगे कि इंडियन
जो कह सकते हैं एक माना जाता था एक आइलैंड का हिस्सा है, वो किस आइलैंड का हिस्सा है आज भी उस नाम से आपको कहीं ना कहीं किसी किताब में पढ़ने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए है पुष्कर आइलैंड, बी ऑप्शन है जम्बू आइलैंड, सी ऑप्शन है ग्लास आइलैंड एंड डी ऑप्शन है कुस आइलैंड। तो ये हम लोगों को अक्सर हम पढ़ते हैं जम्बू वर्ते जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे, ऐसे है ना कोई सॉन्ग आई थिंक, तो उसमें आप पढ़ते होंगे जम्बू द्वीपे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर एंड डी ऑप्शन है ला मिनिस्टर्स। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने प्राइमरी इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा है एंड प्राइमरी इंस्टीट्यूशन में हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, तो शायद ये क्वेश्चन भी आपसे मिला हो। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में जब हम सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करते हैं या हाई कोर्ट के जज की बात करते हैं तो वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के थ्रू वो अपॉइंट किए जाते हैं। इसके लिए उनको बहुत सारे कह सकते हैं कि उनको बात करना पड़ता है भारत के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, या कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए उनको अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए मुख्य न्यायाधीश से भी उन्हें कंसल्टेशन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 5th नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल है, आराम से आंसर करेंगे। ऑप्शन ए लिखा गया है 18 वर्ष की आयु के नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि कहा जा रहा है 18 ईयर्स के अगर कोई सिटीजन है तो वो डायरेक्ट इलेक्शन कर सकते हैं प्रेसिडेंट का। बी ऑप्शन है निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय द इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके एकदम कह सकते हैं कि जुबान पे होना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आपको पता है एक इलेक्टोरल कॉलेज की गठन की जाती है, ठीक है, उसके द्वारा उस कह सकते हैं कि उसके द्वारा वो जो निर्वाचक मंडल होता है उसके द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। एंड आपको पता होगा कि अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 में ये बताया गया है कि एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा एंड कह सकते हैं विधानसभाओं के, कहाँ के, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर जिसे हम विधानसभा भी कहते हैं, इनके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए 6th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्या ऐसा राइट होता है, क्या ऐसा अधिकार होता है प्रधानमंत्री के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, जो इस विकल्प में गलत लिखा गया है, मतलब इस विकल्प के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग। बी ऑप्शन है वह अलग अलग विभागों में काम बांटते हैं। सी ऑप्शन है वह मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं एंड डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो कौन सा विकल्प सही है ये हमें बताना है, कौन सी शक्ति प्रधानमंत्री के पास इनमें से होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी शक्तियां एक प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। शक्तियां आप लोग जान लो अभी से, क्या पता फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर ही बन जाए, है ना। चलिए
तो यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर होते हैं लोकसभा या राज्यसभा, दोनों के हो सकते हैं। ठीक है। और प्रधानमंत्री एक तरफा मंत्री परिषद के सदस्यों के चयन, उनका कह सकते हैं कि सिलेक्शन भी वो कर सकते हैं, एंड उनके बर्खास्तगी, उनके कह सकते हैं उनको डिसमिस भी कर सकते हैं वो, ये पूरा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। ठीक है। एंड साथ ही साथ हम कहें तो वो पदों का भी आवंटन करते हैं, वो मेंबर्स को पोस्ट भी देते हैं। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाएंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन, whom does the president appoint as the prime minister? राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो आप कैसे बन सकते हो? सबसे पहले तो हमारे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, एज वगैरह या एज वैसे जनरली हम देखें तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट एज हमारे लिए मायने रखता है। दूसरा, हम सिटीजन हो इंडिया का, एंड हम कह सकते हैं कि हम किसी दूसरे लाभ के पद पे नहीं है, ऐसे सो ऑन बहुत सारे कह सकते हैं हमारे अंदर चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन इसके बाद भी एक हमारे पास चीज़ होना चाहिए, एक हमारे पास योग्यता होनी चाहिए, वो क्या है ये हमें बताना है। कोई भी व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति पसंद करता है। बी ऑप्शन, बहुमत दल का नेता होना चाहिए। सी ऑप्शन, सांसद जिसने सबसे अधिक मत प्राप्त किए हो। ऐसा नहीं हो सकता है एमपी हु वाज, अगर भाई आप एमपी हो, अगर आपके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स है तो ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है। एंड डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर आप लोग करेंगे, फिर मैं आंसर बताऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं 3 तक काउंट करती हूँ, 1 2 3। आई होप आप सबके आंसर आ चुके होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, यानी कि बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं 5 साल तक इनकी नियुक्ति होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं वो 5 साल रहना चाहते हैं तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विश्वास का मत भी होता है, बहुमत होना चाहिए विश्वास का। मान लीजिए कि वो गठन से बना है, गठबंधन की सरकार है, तो दूसरे पार्टी ने गठबंधन अपना खत्म कर दिया तो भी इसकी सत्ता इस तरह से होता है कि सत्ता गिर जाती है। बहुत सारे कंडीशन होते हैं, बट जनरली वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच बॉडी एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? गार्जियन के रूप में काम करेगा। ठीक है। संरक्षक के रूप में काम करेगा मौलिक अधिकारों के। मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए है जिला अदालतें, बी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, सी ऑप्शन चुनाव आयोग, एंड डी ऑप्शन है विधान मंडल। तो जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप 20 में 20 कर ले रहे हो ना, तो पक्का आप केवीएस में 20 में नहीं, 20 तो 18 तो करके ही आओगे, मैं इसके लिए एकदम श्योर हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट जो है ये फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। ठीक है। अगर मान लीजिए अधिकारों का हनन होता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं अगर वो हमें नहीं मिलता है, तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 9th नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंज टू द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री? जो हमारे देश में मौजूदा कानून है उसे कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसद? तो हमें पता है कि जो संसद होता है वो कानून बनाता है, कानून बनाता है। ठीक है। क्या वो कानून बदल भी सकता है? कानून बनाने का काम किसका है? संसद का है। लेकिन ये राष्ट्रपति के सहयोग से तो करता है, राष्ट्रपति रहेगा तभी तो करेगा। तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति या फिर संसद? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्लियामेंट ही इसका करेक्ट है, बिकॉज संसद के 3 अंग होते हैं, 3 अंग में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अगर किसी देश में कानून है तो उसको बदलने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है, फाइनल अथॉरिटी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 10th नंबर का क्वेश्चन, टू फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम आर, भारतीय न्याय प्रणाली की दो विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है स्वतंत्र न्यायपालिका, बी ऑप्शन है एकीकृत न्यायपालिका, सी ऑप्शन है आश्रित न्यायपालिका एंड डी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारे भारतीय न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये पूर्णतः स्वतंत्र होती है, ठीक है। एंड दूसरी चीज, ये एकीकृत भी होती है। स्वतंत्र होती है मतलब क्या कि आप देखो कि जितने भी लेवल पे जो भी अदालत है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग है, बट फिर भी उन सभी की शक्तियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके समाहित हो जाती हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, भारत जो है वो विविधता में एकता वाला चीज है, एकता वाला देश है, चीज नहीं कह सकते, विविधता में भी एकता वाला देश है। सेम कंडीशन है, भारतीय न्याय प्रणाली जो है उसमें स्वतंत्रता भी है बट वो एकीकृत भी है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए एंड बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा गया है कि जो भारतीय न्याय प्रणाली है उसके टू फीचर्स है, टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। क्या है कि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है और एकीकृत भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 11th नंबर का क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। अभी तो ये टॉपिक हम लोग के क्लास में चल ही रहा है, जो 1000 MCQ का सीरीज चला है उसमें तो ये चल ही रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन लैंड इज, सबसे उत्तरी भाग की बात कही जा रही है, उत्तरी भाग यहाँ पर पड़ेगा। ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट, बी ऑप्शन है पार्शन पॉइंट, सी ऑप्शन है पिग्मेलियन पॉइंट एंड डी ऑप्शन है इंदिरा कॉल। तो जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, और जितने लोग इसका आंसर करेक्ट बताएंगे ना वो खुद को शाबाशी देंगे, वेरी गुड, मैंने कर दिखाया, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज हम लोगों ने अभी तक इंदिरा पॉइंट के बारे में बात किया था, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे आखिरी वाला छोर है, यानी कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए लिखा गया है इंदिरा कॉल, ठीक है। सबसे आप देखिए तो सबसे नॉर्थ में ये पड़ता है, सबसे नॉर्थ में पड़ता है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट के बारे में तो अभी हम लोगों ने बात कर लिया कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे लास्ट वाले छोर पे पड़ता है। अदर नेम क्या है? तो क्या इसको हम पार्शन पॉइंट कहते हैं, लॉ ही चिंग कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, या इनमें से सभी? तो सोच समझ के जवाब देना है आपको, बिकॉज यहाँ पर जो बच्चे ऑल ऑफ दीज देखते हैं वो जल्दी से ये करेक्ट कर देते हैं। तो एक बार सोच लीजिएगा कि क्या ऑल ऑफ दीज हो सकता है या फिर नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12th नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। बाद में 19 फरवरी 1984 में भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वहां पर वो गई हुई थी और एक स्थानीय सांसद वहां के थे, उन्होंने उनके कहने पे उसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी के नाम पे रख दिया गया। बट ये इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हुआ, बिकॉज आप देखिए तो 19 फरवरी को वो गई थी और अक्टूबर में उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके श्रद्धांजलि में वो नाम बदल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कही जा रही है। ऑप्शन ए है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बी ऑप्शन है नीति आयोग, सी ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो जल्दी से आंसर करेंगे क्या करेक्ट आंसर होगा 13 क्वेश्चन का। संवैधानिक निकाय कहने का मतलब होता है कि संविधान में उसकी व्याख्या की गई है। तो जल्दी जल्दी आंसर देखते हैं क्या होगा भाई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फाइनेंस कमीशन की बात कही गई है, वित्त आयोग की बात कही गई है। इसको कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि संविधान के कहाँ पर, किस आर्टिकल में, किस पार्ट में, कहाँ पर इसके बारे में बात किया गया है। ये आपका होमवर्क है, SW है, आंसर जरूर करिएगा आप लोग।
देखिए यहाँ पे लिखा गया है वित्त आयोग को छोड़कर कोई भी निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है। कह सकते हैं कि जो वित्त आयोग है ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वित्त आयोग में कितने मेंबर होंगे, कितने, कह सकते हैं कौन उसका अध्यक्ष होगा, एंड बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूछा जा रहा है, फर्स्ट सेशन पूछा जा रहा है, किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? कौन था उस टाइम पर अध्यक्ष? ऑप्शन ए है ए ओ ह्यूम, बी ऑप्शन बदरुद्दीन तैयब जी, सी ऑप्शन जे बी कृपलानी एंड डी ऑप्शन है डब्ल्यू सी बनर्जी। तो जल्दी से आंसर बताएंगे 14 क्वेश्चन का क्या हो सकता है। एक बार माइंड को आप लोग खूब तेजी से दौड़ाओ। तो जल्दी जल्दी देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले यहाँ बात कर लेते हैं 1885 में 28 दिसंबर 1885 से लेकर के 31 दिसंबर 1885 तक आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया एंड इसमें 72 मेंबर्स प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया? हम करते हैं ना, जब मान लीजिए स्कूल में, हमारे तो कॉलेज में यही होता है, जब फाइनली जब छुट्टी होने लगती है तो वंदे मातरम कराया जाता है, राष्ट्रीय गीत। जैसे क्लास की हम स्टार्टिंग जब करते हैं, क्लास के स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, जन गण मन करते हैं एंड फाइनल में हम करते हैं राष्ट्रीय गीत। तो ये पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन ए है 1887 का मद्रास अधिवेशन, बी ऑप्शन है इलाहाबाद अधिवेशन 1888, सी ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1907 एंड डी ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1896। तो आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। एंड अगर हम इसे देखें तो ये वंदे मातरम जो है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी की एक, कह सकते हैं एक उपन्यास उनका था आनंद मठ, उस आनंद मठ में उन्होंने इसे लिखा था। इसे पहली बार बाद में गाया गया, यानी कि वंदे मातरम पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, लेकिन उपन्यास इनका प्रकाशित हो चुका था, पहले ही ये पब्लिश हो चुका था 1882 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ग्रीन विच रेखा मीन्स, पूछ रहा है ग्रीन विच रेखा का अर्थ क्या है? ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया भाई, केवीएस के बच्चे हैं, बड़े अच्छे से इनको पता है। ठीक है, ये केवीएस के बच्चे हैं, केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं, ऑप्शन रीड कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0 डिग्री अक्षांश, बी ऑप्शन है 0 डिग्री देशांतर, सी ऑप्शन है 180 अंश पूर्वी देशांतर एंड डी ऑप्शन है 180 अंश पश्चिमी देशांतर। तो जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। एंड इस चीज में एक चीज और आपको पता होना चाहिए, 180 अंश पूर्वी एंड पश्चिमी एक ही है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है ये दो है, क्योंकि जब हम मान लो आप यहाँ पे 180 डिग्री है एंड 180 डिग्री ये है, जब आप इसे राउंड सर्कल में लाने के लिए इसको यहाँ से मिलाओगे ना तो ये दोनों एक ही हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर को पूर्वी पश्चिमी नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन, आसान सा ये भी क्वेश्चन है। जो कह सकते हैं थायराइड होता है, जो घेंगा होता है, वो किस कमी के कारण होता है, किस मिनरल्स की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है आयरन, बी ऑप्शन है आयोडीन, सी ऑप्शन है कैल्शियम एंड डी ऑप्शन है फास्फोरस। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि हम वैसे तो हम अब ऐसा मानते हैं कि नमक,
ठीक है, नमक में आयोडीन, नमक जो होता है उसमें हमें आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो समुद्रों में जो शैवाल होते हैं, समुद्रों में जो शैवाल होते हैं वो आयोडीन के बहुत अच्छे स्रोतक होते हैं। और आयोडीन की अगर कमी हो जाती है ना तो घींगा एंड थायराइड रोग हो जाता है। इसमें घींगा में क्या होता है, ये गले के पास की जो ग्रंथियां होती हैं वो इस तरह से थोड़ा उसमें स्वेलिंग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन, भूजल संसाधनों के अधिकतम दोहन के लिए अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जिम्मेवार है? यानी कि जो पानी होता है, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर होता है, उसको मैक्सिमम यूज किया जाता है किस सेक्टर में? ऑप्शन ए है हम उसको डोमेस्टिक यूज में ज़्यादा हम लाते हैं, बी ऑप्शन है इंडस्ट्रियल, सी ऑप्शन है एग्रीकल्चर एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा 18 क्वेश्चन का। नॉर्मली हम घरेलू यूज में, डोमेस्टिक यूज में हम कितना भी पानी यूज कर लें तो कह सकते हैं इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के कंपेरिजन में तो कमी करते हैं। एंड अगर हम बात करें तो ओवरऑल एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाता है। एक और जो कह सकते हैं इंडस्ट्री होता है ना, वो भी कह सकते हैं कि एक लेवल पे काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है तो सेम पानी का खर्चा होगा। अलग अलग जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं उनके जो यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग वो पानी खर्च करते हैं। बट एग्रीकल्चर कहीं भी आप कर रहे हो, अगर आप धान की खेती कर रहे हो, आप पैडी लगा रहे हो, तो आप मैक्सिमम इसके लिए वाटर का यूज़ करोगे। एंड अगर आपके यहाँ मिट्टी थोड़ी अच्छी है, बारिश नहीं हुआ, तो आप सोचते हो कि हम ग्राउंड वाटर का यूज़ करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने से पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए लिखा गया है कि पृथ्वी पर जितने भी जल है उसका हम 69% यूज करते हैं सिंचाई के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स डिस्क्राइब्स वाटर एज अ रिसोर्स? जल को एक संसाधन के रूप में वर्णित करता है, कौन सा प्रकार? ऑप्शन ए है अजैविक संसाधन, बी ऑप्शन गैर नवीकरण संसाधन, सी ऑप्शन है जैविक संसाधन एंड डी ऑप्शन है चक्रीय संसाधन। तो एबायोटिक आपको पता है कि जितने भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जैसे आप कह सकते हो चट्टान है, चट्टान में तो रॉक्स जो हैं वो तो जीवित नहीं है, तो वो अजैविक में आ जाएंगे। जैविक क्या होता है? जो बायोटिक होते हैं जिनमें जिंदगी होता है, जीवन होता है, लाइक हम कह सकते हैं कि जानवर, ठीक है, तो वो जैविक संसाधन में आ जाएंगे। गैर नवीकरण हम किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनको फिर से बनने में कई हजारों साल लग जाते हैं, हम तुरंत उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लाइक हम कह सकते हैं पेट्रोलियम। एंड जो वाटर होता है ये साइकिल रिसोर्सेज होता है, ये चक्रीय संसाधन है। आप पानी का यूज किए, पानी वो फिर से क्या होगा, वाष्प बनेगा, बादल में जाएगा, बादल के थ्रू बारिश होगा और फिर नीचे आएगा। मतलब ये एक साइकिल बनाता रहता है, ये चलता रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के किसी शहर का प्रथम नागरिक होता है? ठीक है, फर्स्ट सिटीजन पूछा जा रहा है ऑफ अ सिटी इन इंडिया। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मुझे पता है आप सबको इसका आंसर पता होगा। तो ऑप्शन जल्दी से पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है मेयर, बी ऑप्शन है अध्यक्ष, चेयरमैन हम जिसे कहते हैं, सी ऑप्शन है शेरिफ एंड डी ऑप्शन है विधानसभा के सदस्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का करेक्ट, सॉरी 20 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एक मेयर जो होता है वो किसी भी शहर का प्रथम नागरिक होता है। लाइक जैसे हम कहते हैं हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनके बारे में, नॉर्मल सी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करते चलेंगे, शेयर कर देंगे, साथ में कमेंट्स में आप लोग बताया करो कि उसके कितने बने हैं, अच्छा लगता है देख करके। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आपको डेली 5 से 6 क्लासेस यहाँ पर रेगुलर मिलती हैं। सुबह आपको 9:15 पे यहाँ पर आपको साइंस की क्लास मिलती है एंड 11 बजे सुबह में आपको मिलती है हिंदी की क्लास। इसके बाद 4 बजे शाम को आपकी मैथ्स की क्लास होती है, 6 PM पर होती है आपकी इंग्लिश, या फिर कंप्यूटर की क्लास होती है। इस टाइम पे 2-3 दिन से कंप्यूटर की क्लास नहीं हो पाई,
कुछ रीज़न है इस वजह से, फिर ये कंटिन्यू हो जाएगी। एंड लास्ट में फाइनली 9 PM पर आपकी होती है EVS की क्लास। तो क्लास से आप जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अगर पेड कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डेमो क्लासेस पहले देखिए, देन आप एनरोल करिए। तो मिलेंगे अपनी अगले क्लास में। पढ़ाई करो आप लोग। थैंक यू।